आज हम जिस बकानी की बात कर रहे हैं वह केवल एक कस्बा नहीं है, वह एक केंद्र है। यहाँ से लगभग 20-30 किलोमीटर के दायरे में कई गांव जुड़े हुए हैं। स्वास्थ्य, व्यापार और शिक्षा के लिए पूरा क्षेत्र बकानी पर निर्भर है। यह है बकानी की योग समिति। तो आइए इनसे हम अपने कुछ प्रश्न पूछते हैं। बकानी के भविष्य को लेकर आपकी क्या चिंताएं हैं? मतलब यहाँ पे स्वास्थ्य सुविधा हो गई या जैसे सार्वजनिक सुविधाएं हो गई। शिक्षा क्षेत्र में बकानी क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है। चिकित्सा क्षेत्र में बहुत पिछड़ा हुआ है। चिकित्सा की मूलभूत सुविधाएं जो ग्रामीण क्षेत्र जितने लगते हैं अपने एरिया में आसपास, वो मिलना चाहिए, वो लाभ आज तक नहीं मिला लोगों को। महिला चिकित्सक की मांग पिछले 20 साल से चली आ रही है। स्थायी महिला चिकित्सक यहाँ रहती ही नहीं है, जो महिलाओं के लिए बहुत आवश्यक है, क्षेत्र के लिए बहुत आवश्यक है। संस्कृत महाविद्यालय बकानी में होना चाहिए। बकानी की मूलभूत आवश्यकताओं पर ध्यान किसी ने दिया ही नहीं है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। बालाजी पार्क में भी नया गार्डन अच्छा बना है पब्लिक के लिए, और काफी लोग जो बाहर के लोग हैं वो भी इसको घूमने आते हैं। लेकिन वर्तमान की स्थिति को देखा जाए तो ये गार्डन जितना डेवलपमेंट होना चाहिए वो नहीं हुआ। जैसे चेयर वगैरह टूटी हुई है, कई जगह कुछ गंदगी फैली हुई है। तो हम सोचते हैं कि यहाँ साफ सफाई सारी चीजें होना चाहिए। जैसे पार्क के अलावा और कुछ? पार्क के अलावा विकास तो बहुत कम है बकानी का। बकानी तो है जाए की चाहिए, बकानी को ज्यादा चेंजेज आया नहीं है। जो प्रोग्रेस हुई है वो अटकी पड़ी हुई है सारी की सारी। जैसे पार्क बन गया तो बस स्टैंड पे ये चक्का जाम की स्थिति है हर जगह, पूरे बाजार चौक में हर जगह निकलने की जगह ही नहीं रहती है। कॉलेज की यहाँ बरसों पुरानी डिमांड है, उसका आज तक पता नहीं है। गुरुकुल में एक बार अपने कटेरे जी आए थे, उन्होंने कहा था विद्यालय खोलेंगे, महाविद्यालय आज तक खुला नहीं है। करीबन 10-15 साल हो गए, अभी तक ये मांगी बनी रह गई। मांगी बनी है। एसडीएम बकानी के अंदर एसडीएम ऑफिस होना चाहिए, एसडीएम बैठना चाहिए, वो भी नहीं हो रहा है। केवल यहाँ पे तहसीलदार बैठता है, जबकि यहाँ की जो पॉपुलेशन का देखा जाए तो यहाँ एसडीएम होना चाहिए। और विकास के लिए लोगों के द्वारा मांग उठाने की कितनी आवश्यकता है? बहुत आवश्यकता है, और उसके लिए एक संघर्ष समिति बनानी चाहिए जिसमें बुद्धिजीवी लोग रहें, सभी प्रकार के नवयुवक भी रहें। सभी लोगों की सहमति से एक संघर्ष समिति बनाई जाए जो क्षेत्र और बकानी के विकास के लिए ही काम करे। तो जैसी ऐसी समितियां, जैसे व्हाट्सएप पे ग्रुप भी बने हुए हैं, तो क्या वो इतना काम कर पाती है? नहीं, वो सक्रिय नहीं है, इतनी सक्रिय नहीं है। लोगों से मांग करना चाहेंगे कि वो इस तरह के आंदोलन का हिस्सा बने। सारे लोग आवाज उठाएंगे तभी तो कुछ विकास हो पाएगा, बहुत जरूरी है। किसी एक व्यक्ति से तो होगा नहीं। इसलिए जब इस केंद्र में मूलभूत सुविधाओं की कमी होती है तो ये केवल बकानी ही नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र के विकास और सम्मान पर एक प्रश्न चिन्ह लगता है। और इसी माहौल को बदलने की जिम्मेदारी उठाई है 26 वर्षीय युवा शिवम ने। नमस्कार शिवम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका बदलाव के बीच में। नमस्कार सर। यहाँ के अस्पताल में मूलभूत सुविधाएं नहीं होने की वजह से केवल बकानी नहीं, आसपास के क्षेत्र को, आसपास के गांवों को क्या क्या भुगतना पड़ रहा था? देखिए सर, वर्तमान में यदि हम देखें तो बकानी क्षेत्र में सिर्फ बकानी ही नहीं, 175 गांव और 25 पंचायत समिति लगती है। और साथ ही एमपी बॉर्डर के नज़दीक होने के कारण यहाँ पर घोगड़पुर, माचलपुर तक के मरीज यहाँ देखने आते हैं। मेरा जन्म 1999 में हुआ, पर बकानी में जो सीएससी बनी थी वो 1990 में बनी थी। उस वक्त हमारे यहाँ की जनसंख्या इतनी ही थी जितनी यहाँ पर ज़रूरत थी, उस हिसाब से इसको 30 बेड का हॉस्पिटल बनाया गया। पर इतने सालों बाद जब आज 2025 यानी ऑलरेडी 35 साल एक बहुत बड़ा समय होता है, उसको बीत जाने के बाद यहाँ की जनसंख्या लगातार बढ़ी है। जब जनसंख्या बढ़ी है तो सुविधाएं भी अपेक्षाकृत बढ़नी चाहिए। साथ ही मैं आपको एक चीज़ और अवगत कराना चाहूँगा, ये मुद्दा इसलिए भी गंभीर है क्योंकि बकानी से जिला चिकित्सालय 40 से 45 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये एक बहुत गंभीर विषय है क्योंकि प्राथमिक उपचार भी अगर ढंग से नहीं मिल पाएगा, यदि व्यक्ति की जान चली जाती है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन? जब हमने देखा कि अस्पताल में काफ़ी अव्यवस्थता है, अनियमितता है, तो हमने सोचा कि हम हर बार किसी और को कहते हैं कि भगत सिंह पैदा हो तो दूसरे के घर पे हो, शिवाजी पैदा हो तो दूसरे के घर पे हो। हम अपने क्षेत्र की जिम्मेदारी खुद ना उठाकर दूसरों पे ढोलते आए।
मैं खुद भी यही सोच रखता था कि कोई जनप्रतिनिधि आएगा, वो हमारे क्षेत्र को सुनेगा, समझेगा, पर ये देखते देखते आज 26 साल हो गए मेरे को जन्म लिए हुए, पर आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। क्योंकि ये जो स्वास्थ्य सेवा है एक इतना गंभीर मुद्दा इन्होंने राजनीति में रखा ही नहीं है कि इसके नाम पे वोट मिले। तो ना ही मैंने 26 सालों में देखा है कि बकानी में कोई अस्पताल के लिए कोई आंदोलन हुआ है, एक सिंगल वन आंदोलन भी नहीं हुआ है अस्पताल के लिए, ना उनकी सेवाओं को सही करने के लिए हुआ है। तो मैंने सोचा अपन इस जिम्मेदारी के लिए युवाओं को एकत्रित करते हैं और इसके लिए एक रणनीति बनाते हैं ताकि बकानी क्षेत्र के सभी लोगों को फायदा हो। मेरे अनुमान से इसमें 1 लाख से ऊपर जनसंख्या जो बकानी क्षेत्र में है उनको इस हॉस्पिटल से सुविधाएं मिलती है। तो इसके बावजूद आपको 5 दिन की भूख हड़ताल करनी पड़ी। सर इसमें थोड़ा सा मैं आपको चेंजेस करना चाहूँगा। हमने 5 दिन का भूख हड़ताल नहीं थी, हमारी अनिश्चितकालीन थी, किंतु 1 दिन में ही हमारी भूख हड़ताल में जो मांगे हमने रखी थी 7 जनों ने 7 मांगे, वो सभी मांगे पूरी हुई थी। जिसमें से एक बड़ी मांग थी जिसमें CSC 75 बेड में जो कमोन्नत था वो अगले बजट में आने का हमारी जो मांग थी वो आश्वासन दिया गया है, वो अगले 2026 के बजट में पूरी होगी। अच्छा। ये जो शिक्षा, रोजगार है और एक स्वास्थ्य सेवा, ये तो मूलभूत आवश्यकता है, ये किसी विचारधारा का हिस्सा नहीं होती। ये एक बेसिक नीड है, अधिकार है। तो क्या इस पूरे प्रयास में मेडिकल लॉबी या राजनीतिक दबाव, तो इनमें से क्या आपके सामने चुनौती आई? देखिए सर, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि भूख हड़ताल मेरे लिए सिर्फ प्रदर्शन नहीं था। मैं चाहता था सुधार आए, पर लोगों ने इसको विरोध समझा। मेरी नजर में भूख हड़ताल एक अंतिम रास्ता था जो हमने लिया इस क्षेत्र में बदलाव लाने के लिए। तो अभी अस्पताल में क्या क्या परिवर्तन आ चुके हैं? जी, अस्पताल में जैसे अभी सोनोग्राफी की मशीन चालू हुई है। एक हमारे जो महिला चिकित्सक होती है, गायनोकोलॉजिस्ट, वो भी यहाँ पर लगी थी। और एक और यहाँ पर हॉस्पिटल में आप जाके देखेंगे तो पर्ची काउंटर से लेके वाटर कूलर, साफ सफाई से लेके काफ़ी सुधार हुआ है। और एक जो सबसे हमारा मेन मुद्दा था कि जो व्यक्ति 300 रुपये कमाता है, दाढ़की कमाता है, उससे फीस नहीं ली जाए, उस फीस को रोकने में कहीं ना कहीं आंदोलन सफल हुआ है। और ड्यूटी टाइम पे इसमें फीस लेने में कटौती, कमी देखने को मिल रही है। हमारा प्रयास ये है कि गरीब व्यक्ति को सही इलाज और सही समय पर इलाज मिले। तो शिवम जी, इस कार्य के लिए आपने सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों से समर्थन मांगा जी। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि सामाजिक कार्य के लिए भी राजनीतिक समर्थन भी जरूरी होता है? जब समाज की बात होती है तो किसी व्यक्ति और संगठन की जिम्मेदारी नहीं होती, या अपितु पूरे सिस्टम की जिम्मेदारी होती है। क्योंकि जब कोई सामाजिक मुद्दा होता है वो किसी पार्टी का नहीं, वो जनता का मुद्दा होना चाहिए। मेरा मानना है कि सामाजिक कार्य तभी सफल होता है जब उसे सरकार के रूप में संरक्षण प्राप्त हो, उसको दिशा दे और विपक्ष उसमें पारदर्शिता दिखाने की भूमिका निभाए। जब तक उसमें पारदर्शिता के लिए विपक्ष नहीं होगा तब तक उसका सही ढंग से सुचारू रूप से काम सफल नहीं होगा। इसलिए दोनों पक्ष और विपक्ष दोनों की सहभागिता सामाजिक कार्य में होना बहुत जरूरी है। मुझे विकास चाहिए था, श्रेय नहीं। मैं चाहता था सभी मिलकर इस बकानी क्षेत्र की मांग उठाए। तो शिवम जी, जहाँ बड़े बड़े राजनीतिक नेता सफल नहीं हुए, वहाँ एक 26 वर्षीय युवा ने सफलता पाई। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि यहाँ के जो स्थानीय नेता हैं वो जनता के हित से ज़्यादा अपने व्यक्तिगत फायदों से प्रेरित थे? देखिए, मैं किसी पे व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन जब इतनी बुनियादी समस्याएं 36 वर्षों तक बनी रही, तब किसी ने इसको ध्यान नहीं दिया, काम नहीं किया, तो ये कहीं ना कहीं गंभीर सवाल उठता है कि क्या व्यक्ति सामाजिक हित के लिए सोच रहा है या व्यक्तिगत हित के लिए, और वो भी बकानी जैसे क्षेत्र में। जी। कई नेताओं के पास सत्ता थी, साधन थे, संपन्न थी, पर मैं मानता हूँ संवेदना की कमी थी। आप देखते होंगे बहुत सारे अधिकारी पढ़े लिखे हैं लेकिन भ्रष्टाचार में लिप्त है। कोई रिश्वत लेता है, कोई रिश्वत लेके काम करता है। चाहे वो अनपढ़ को आप नेता बना दो या पढ़े लिखे को बना दो, मेन काम जो करती है वो नियत करती है। तो शिवम जी, आप बिजनेस से भी जुड़े हैं जी। बकानी में ट्रैफिक से रिलेटेड एक समस्या थी जिसका आपने एक इनोवेटिव सा समाधान दिया था जी। तो क्या था वो? जी, मेरा ये मानना है कि बकानी में जो साधन बकानी के बीच से गुजरते हैं वो कहीं ना कहीं ट्रैफिक व्यवस्था को बिगाड़ते हैं। बड़े साधन, चूंकि उन साधनों को भी बाईपास चाहिए, वो साधन भी चाहते हैं कि हम बाजार में ना निकलें, उन
बाईपास निकले। तो मेरा ये कहना था कि किशमगंज मंडी में अभी वर्तमान में सिर्फ एक रास्ता है जो कि मूल बाजार मेन बाजार से होके जाता है। वो यदि आप किशमगंज मंडी से मॉडल स्कूल होते हुए नए पुलिस थाने के अगर निकालते हैं तो पूरे जो ट्रक हैं वो बाहर के बाहर बाईपास होते हुए झालरापाटन रोड पे लग जाएंगे, जिससे पूरी बकानी को अंदर जो बड़े साधन निकलते हैं या जो नहीं निकलना चाहते हैं वो भी बाईपास निकलेंगे, ताकि बाजार में जो बस स्टैंड पर जो ट्रैफिक लगता है वो कहीं ना कहीं उसमें अपन को कम देखने को मिलेगा जी। बकानी में जैसे भालता गया डैम बनना चाहिए, नालडी का जैसे मोहनपुरा डैम बना, बकानी में एक रेलवे के लिए भी मैंने बोला था कि जैसे रेलवे अगर रायपुर के जोड़ पे मिले तो बकानी और रायपुर दोनों का फायदा है। और साथ ही बकानी में जॉब के लिए जैसे यहाँ की मक्का बाहर जाती है वहां से एथेनॉल बनता है, तो बकानी में भी एक प्लांट खुलने का पोटेंशियल है कि यहाँ भी प्लांट बने। आज आपको एक बहुत रोचक बात बताऊंगा, अपने यहाँ से मजदूर वर्ग बाहर जाता है, ये इधर पूरा भालता एरिया का मजदूर वर्ग बाहर जाता है। हमारे देश में एक बिहार तो वो बिहार है जहां से पूरे देश में मजदूर जाते हैं, और एक बकानी भी मिनी बिहार बनता जा रहा है। यहाँ के लोग पलायन कर रहे हैं रोजगार के अभाव में। यदि आपको पलायन रोकना है तो शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य आप तीनों एक ही जगह दे दो, आपका पलायन ऑटोमेटिक रुक जाए। पर इस विषय को लेकर कभी चर्चा नहीं होती। यहाँ पे बकानी में एक मोहल्ले में एक पाइपलाइन की भी समस्या थी जी, कई वर्षों पुरानी समस्या थी, तो उसको आपने चंद समय में एक ही दिन में कैसे सोल्व कर दिया? इसमें सबसे बड़ा रोल रहा उन मोहल्ले वासियों का भी। सिर्फ मेरे अकेले से ठानने से कुछ नहीं होगा, समाज को साथ आना पड़ेगा, एकजुटता दिखानी होगी। जब मेरे पास वहाँ के मोहल्ले वासी तूफान सिंह जी गुजर और मोहसिन जी खान ये मेरे पास आए, उन्होंने बोला कि काफ़ी वर्षों से, लगभग उन्होंने 10 वर्षों से ऊपर बोला था मेरे को ये, उन्होंने बोला कि काफ़ी समय से समस्या आ रही है पानी को लेकर। तो मैंने सिर्फ कनेक्टिविटी बिठाई अफसर और जनता के बीच में, और उस काम को शीघ्र अतिशीघ्र करने के लिए उनको प्रयास किया, और वो प्रयास सफल हुआ, और आज वहाँ पर प्रेशर लाइन से कनेक्ट हो पाई। अच्छा। कई बार लोग कहते हैं कि ये केवल राजनीति में आने की सीढ़ी है, तो क्या भविष्य में आप चुनाव लड़ेंगे या केवल आपका अंतिम लक्ष्य क्षेत्र का विकास करना ही है, सत्ता की कुर्सी नहीं? देखिए, सबसे पहले तो बाजार में अपन जब भी कुछ अच्छा काम करते हैं या नहीं करते हैं, आप नहीं करते हैं तो भी नैरेटिव बनते हैं, कुछ अधिक करते हैं तो भी नैरेटिव बनते हैं। आप पब्लिक की सोच और उनके विचारों को नहीं रोक सकते, आप अपना कर्म कर सकते हैं, और वो मैं कर रहा हूँ। ठीक है। यदि बात की जाए बकानी के विकास की, तो मैं मानता हूँ कि अभी मैं जिस चीज़ पर हूँ, मैं आंदोलन कर सकता हूँ, संघर्ष कर सकता हूँ, कुछ अव्यवस्थाओं को हटा सकता हूँ, दुरुस्त कर सकता हूँ, कुछ छोटे मोटे बदलाव कर सकता हूँ। पर आप भी मेरे से ज़्यादा इस चीज़ को जानते हैं कि एक मजदूर सिर्फ तगारी लाके गारा मिट्टी डाल सकता है, एक कारीगर उसको चुन सकता है, पर एक कॉन्ट्रैक्टर की बिल्डिंग बना सकता है। तो जैसा लेवल पे आप काम कर सकते हैं उस लेवल तक आपको जाना पड़ेगा। आज मैं CSC 75 बेड कमोन्नत नहीं कर सकता, मैं बकानी बाईपास के लिए कह सकता हूं पर बकानी बाईपास कन्वर्ट नहीं कर सकता। मैं बस स्टैंड नए की बात कर सकता हूं पर मैं लागू नहीं कर सकता। मैं यहाँ पर रोजगार के लिए कह सकता हूं पर रोजगार ला नहीं सकता। यानी आप आवाज उठा सकते हैं। जी, मैं माध्यम, यदि आपने यहाँ देखिए राजनीति का एक ऐसा प्रचलन बना दिया है, लोग राजनीति को गंदा समझते हैं, पर मेरा ये मानना है राजनीति आपकी सुबह के दूध से लेके शाम की चाय तक आपकी राजनीति डिसाइड करती है। लोग राजनीति से इतनी दूरी बनाते हैं, इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। मेरा ये मानना है लोकतंत्र ने अपन को शक्ति दी है कि आप आए और खुद व्यवस्था संभाले और इसको सुधारें, क्योंकि ये देश किसी का नहीं है, यह देश हमारा है। राष्ट्र प्रथम, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहली लाइन यही लिखा रही है कि दिस इज अवर कंट्री। तो फिर जब ये हमारा राष्ट्र है तो हम इसको दूसरे के ऊपर क्यों ढोलते हैं, खुद जिम्मेदारी क्यों नहीं उठाते? जब आप सत्ताधारी पार्टी से सवाल करते हैं जी, तो उनके समर्थक कई बार आपको बागी कहकर आपसे किनारा कर लेते हैं जी। तो ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे जो केवल विकास को महत्व नहीं देते हैं, चाटुकारिता को महत्व देते हैं? देखिए, सबसे पहले मेरा ये मानना है कि यदि आप अपने क्षेत्र के लिए प्रति ईमानदार नहीं है तो आप पार्टी के प्रति ईमानदार नहीं हो सकते। एक दो की कहूँगा कि बकानी में काफ़ी ग्रुप्स बने हुए हैं, चर्चा होती है कि ये समस्या है, वो समस्या है, पर वही लोग जब चुनाव आते हैं ना, उन समस्याओं को दरकिनार करके ये देखते हैं कि मेरी जाति का किसको टिकट मिला है, मेरी जात का कौन खड़ा हुआ है। फिर आप कहते हो 2 साल बाद कि ये समस्या आ रही है, तो वो आएगी। जब आपने वोट दिया था तो ये देख के थोड़ी दिया था कि ये विकास करेगा नहीं करेगा, इसकी नीयत कैसी है। आपको एक शाहरुख खान की पिक्चर का वो डायलॉग याद भी होगा कि आप मॉस्किटो कोयल
लाते वक्त भी कितने सवाल पूछते हैं, खुशबू तो देगा ना, मच्छर तो मारेगा ना, पर एक अपने जो अपनी जिंदगी डिसाइड करता है उस नेता से आप 5 सवाल भी नहीं पूछ सकते। आप बस चाटुकारिता, चमचागिरी और अंधभक्ति में लगे रहते। मैं चाहता हूं आप अपनी आवाज को बुलंद कीजिए, अपने क्षेत्र के प्रति पूछिए। राजनीति एक अच्छी चीज है, लेकिन उसमें अच्छी नियत वालों को आप भेजिए। बिल्कुल सही बात है जी। अपने क्षेत्र के प्रति अपन को ईमानदार, वफादार रहना चाहिए, ना कि सिर्फ अंधभक्ति है, चमचागिरी करनी चाहिए। जो भी अपने क्षेत्र के लिए हित हो रहा है, तो चाहे वो अपना दुश्मन भी क्यों नहीं कर रहा, उसका साथ देना चाहिए। और यदि कुछ काम अगर अपने क्षेत्र के प्रति गलत हो रहा है, तो चाहे वो अपना सगा भाई क्यों नहीं हो, उसके खिलाफ जाके उसकी आवाज उठानी चाहिए। असली देशभक्ति वहीं दिखती है। सिर्फ झंडा लहराना या 15 अगस्त के दिन राष्ट्रगाना देशभक्ति नहीं है। देश के प्रति अपने दायित्व को समझना देशभक्ति है। राष्ट्रपतन सिर्फ कह देने से राष्ट्रप्रथम नहीं होगा। जब तक हम अपने अंदर ये भावना पैदा नहीं करेंगे कि हमारे क्षेत्र की मूलभूत आवश्यकताएं हम पूरी करें, यदि एक एक क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार ये आने लग जाएंगे, तो पलायन रुक जाएगा। हर क्षेत्र अपना अपना स्तर पर विकसित होगा। पर हम क्या करते हैं, भगत सिंह पैदा होना चाहिए पर दूसरे के घर में होना चाहिए, शिवाजी पैदा होना चाहिए पर दूसरे के घर में होना चाहिए। मेरा ये कहना है कि अगर आपके मोहल्ले में यदि कोई दिक्कत आ रही है, समस्या आ रही है, पानी की है, रोड की है, कनेक्टिविटी की है, जाले की है, गड्ढे की है, तो आपको उठाना पड़ेगा। आपके लिए कोई बिहार का व्यक्ति आकर आवाज नहीं उठाएगा। आपके हाथ में चोट लगेगी तो बोलना आपको पड़ेगा, डॉक्टर के पास आपको जाना पड़ेगा। कोई तीसरा व्यक्ति आकर आपका इलाज नहीं कराएगा, क्योंकि ये शरीर आपका है। तो ऐसे ही इस राष्ट्र को अपना समझकर अपन को दायित्व निर्वहन करना चाहिए। तो कई बार ऐसा लगता है कि आप विपक्ष के गलत नैरेटिव से प्रभावित हो जाते हैं, तो क्या आप अपनी विचारधारा के प्रति हमेशा सजग रहते हैं, या विकास के लिए आप कुछ समझौता करने के लिए भी तैयार हैं? देखिए, मेरे नजर में विकास के लिए मैं समझौता कभी नहीं करूंगा, मैं समन्वय जरूर करूंगा। समन्वय में यदि मुझे लगता है कि अभी वर्तमान में जो भी सत्ताधारी लोग हैं, यदि मुझे लगता है मेरा क्षेत्र का फायदा उनसे होगा, तो मैं उनके साथ समन्वय बिठाता हूं कि कैसे भी करके इस क्षेत्र का फायदा हो। अब उसमें किसी लोग को आपत्ति होती है, क्यों? क्योंकि उनके मन का नहीं होता। मैं पहले अपने क्षेत्र का सोचता हूं, बाद में किसी के व्यक्तिगत विचारों का जवाब देना उचित समझता हूं। मेरे लिए मेरा क्षेत्र प्रथम है, और उसके लिए मैं किसी से भी समन्वय बिठाने के लिए प्रयास करूंगा। और रही बात विचारधारा की, तो मेरी विचारधारा सिर्फ इतनी सी है, सच्ची और ईमानदारी के साथ आप अपने क्षेत्र के विकास के लिए लगिए। अगर कोई काम क्षेत्र के विरुद्ध हो रहा है, तो मैं उसके खिलाफ अपनी विचारधारा के अगेंस्ट जाके भी काम करूंगा। ये बहुत अच्छी बात है जी। और हर क्षेत्र के नागरिक को ये तो सोचना ही चाहिए, ये सोच तो रखनी चाहिए। और आपको एक रोचक बात बताना चाहूंगा कि भगत सिंह को फांसी देने वाले भी भारतीय थे। राइट। और उसके खिलाफ जो गवाह पेश किए, जो सबूत पेश किए, वो जो सरकारी ब्रिटिश वकील थे, वो भी भारतीय थे। तो आप ये तो कह ही नहीं सकते कि भारतीयों को आजादी चलो भारतीयों ने दिलाई, तो उसका विरोध भी भारतीयों ने किया। और आज भी वही हो रहा है हमारे क्षेत्र में। पहले तो कहते हैं कि कोई ऐसा ईमानदार नेता आते ही नहीं है, और जब कोई प्रयास करता है, अपना क्षेत्र में कोई प्रयास करता है कि क्षेत्र में विकास की बात हो, क्षेत्र में बदलाव की बात हो, जातिगत धर्मगत से ऊपर उठकर क्षेत्र राष्ट्रहित की बात हो, तो हम उसके हंसी मजाक बनाते हैं, चौराहे पे या ग्रुप्स में उसकी खिल्ली उड़ाते हैं। पर मैं आपसे कहना चाहूंगा, कल से किसी और व्यक्ति ने अगर इस चीज को सोचकर अपनी हिम्मत टूट गई, तो कौन आपके क्षेत्र के लिए लड़ेगा? फिर जब समस्याएं खाम पे बीतेगी, जी, जब आप सोचेंगे कि अब बदलाव आए, तो कोई आपका साथ नहीं देगा। क्योंकि जब भगवान ने आपके लिए किसी को भेजा था कि बदलाव लाने की सोच रखें या कोई बदलाव आए, तब तो आपने उसका मजाक, उसका हास्य उड़ाया। जी, तो मेरा ये कहना है कि यदि कोई भी, मैं ही नहीं, यदि आपके क्षेत्र में कोई भी XYZ अगर क्षेत्र के लिए काम कर रहा है, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, आप उसका सहयोग नहीं कर सकते, खुल के साथ नहीं दे सकते, तो सच्चाई के साथ खड़े रहिए। तो हम आज के युवाओं के लिए आप मिसाल हैं। आप किसी गलत शौक या नकारात्मक चीज में भी लिप्त नहीं है। जी, सही है जी। मेरी नज़र में जीवन एक बार मिला है, क्यों ना इसको राष्ट्र के नशे में बिताया जाए। मैं नशा करता हूं सर राष्ट्रभक्ति का, अपने क्षेत्र के प्रति मैं इस नशे में लिप्त हूं। मैं अपने राष्ट्र से उतना ही प्यार करता हूं जितना मैं खुद से करता हूं। तो आपकी नज़र में युवा होने का सही मतलब क्या है? देखिए, मेरी नज़र में युवा होने का सबसे प्रथम मतलब ये है कि आप सच के साथ खड़े रहें, राष्ट्र के साथ खड़े रहें, अपने देश के साथ और अपने क्षेत्र के साथ खड़े रहें। सिर्फ युवा होने का मतलब ये नहीं होता पोस्ट डाल दी इंस्टाग्राम पे, लाउड स्पीकर में म्यूजिक सुन रहे हैं, PUBG खेल रहे हैं, ड्रीम 11 पे टीम बना रहे हैं। मेरी नज़र में आप अपनी जिंदगी को गलत मोड़ पे ले जा रहे हैं।
अपितु आप ये भी कर सकते हैं कि किसी के जीवन को आसान बना सकते हैं, किसी को 2 पल की खुशी दे सकते हैं, किसी गौ माता की सेवा कर सकते हैं, सनातन धर्म का प्रचार कर सकते हैं। चॉइस आपकी है कि लोग आपको कैसे याद करें, कि आप समाज में एज ए रोल मॉडल बन के निकलेंगे या फिर आप समाज के कचरे के रूप में जाने जाएंगे। तो आने वाले कुछ समय में जैसे चुनाव भी होंगे जी। तो बकानी के आसपास क्षेत्र के जो गांव हैं की जनता को आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का वो प्रतिनिधि चुने? जी, मैं बकानी क्षेत्र के जितने भी अपने गांव हैं आसपास के, उन सभी से यही कहना चाहूँगा कि जब आप अपना प्रतिनिधि चुने तो सबसे पहले उसकी नीयत देखें, उसकी क्या इंटेंशन है, उसका जो पास्ट है आप उसको देख के इंटेंशन आप उसका पता लगा सकते हैं। पर हमारे यहाँ उल्टा होता है, हमारे यहाँ पर पहले सबसे पहले उसकी जात और फिर उसका धर्म देखा जाता है। मैं आपको कहना चाहूँगा, यदि आप जात और धर्म देखकर इनको वोट देंगे तो फिर ये कल से उसी दिशा में काम करेंगे, विकास के लिए काम नहीं करेंगे। आप उनकी इंटेंशन देखो कि वो कोई समस्या है तो उसका समाधान करने के लिए क्या आपके सामने तथ्य रख रहा है या किस तरह से वो समाधान करवा रहा है, या उसके दिमाग में क्या क्या इनोवेटिव आइडिया है आपके क्षेत्र के विकास के लिए। सिर्फ वो हमारे साथ रहता है, हमारे को गाड़ी में घुमाता है या हमारे ऊपर खर्चा करता है, सिर्फ इसको देखकर वोट मत दीजिएगा। आप वोट दीजिएगा कि आप जब 5 साल, अगले 5 साल हमारे क्षेत्र के लिए क्या करोगे, हमारे मोहल्ले के लिए क्या करोगे, हमारी मूलभूत सुविधाओं के लिए क्या करोगे, इस चीज़ को आप पूछेगा और जो आपकी जवाब संतुष्ट पूर्वक दे पाए उसी को अपना जनप्रतिनिधि बनाइए, क्योंकि आपका एक वोट आपके अगले 5 साल डिसाइड करता है। लोकतंत्र में एक अच्छी खासियत है कि आपको बंधुआ मजदूर नहीं बनाता है, आपको हर 5 साल में मौका देता है कि आपकी हुई गलती को सुधार सके। पर जब आप गलती दोहराएंगे तो फिर अगले 5 साल भी आप गर्त में जाएंगे। अब आपका अगला बदलाव का बीज क्या है? देखिए सर, मेरी नज़र में बदलाव का बीज हर साल, हर महीने, हर दिन हम डालते रहते हैं, और साथ में उसकी सिंचाई, उसका रख रखाव और युवाओं का भरोसा वो भी हमें मिलना जरूरी है। हम जैसे अभी आपको वर्तमान में बताना चाहूँगा, कुछ लोग जो मेरे को कहते हैं कि ये सत्ता पक्ष का विरोधी है या फिर सत्ता पक्ष का समर्थक है, मैं उनको कहना चाहूँगा, मैं वर्तमान में अगर कोई सरकार गलत काम करती है तो मैं उसका विरोध भी करता हूँ, तो कोई अच्छे काम करती है तो मैं उसका सपोर्ट भी करता हूँ। तो जैसे आपने कई सारे ट्रेंड भी चलाए हैं जी, तो और कोई नया ट्रेंड आप शुरू करना चाह रहे हैं? सर मेरी नज़र में हर वो बदलाव जिससे व्यक्ति में, व्यक्ति के प्रति भावना, राष्ट्र के प्रति भावना और क्षेत्र के प्रति भावना विकसित हो, वो हर ट्रेंड मैं लगातार चालू करूंगा। जैसे अभी वर्तमान में बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये शो ऑफ कर रहा है या फिर बता रहा है, पर मैं आपको कहूंगा जिस शो ऑफ से यदि परिवर्तन आता है, 2 लोग और जुड़ते हैं, मानव के प्रति भावना जगती है, तो मैं चाहूंगा उसका शो ऑफ ज्यादा से ज्यादा हो। मैं चाहता हूं गौ माता के जो हालत आज हमारे देश में हो चुकी है और एक बर्थडे बनाने का कल्चर हमारे यहाँ पाश्चात्य संस्कृति का चला है, मैं मानता हूं आप केक काटो, आपकी पर्सनल चॉइस है, काटो, कोई इसमें मैं दखल अंदाजी नहीं करना चाहूंगा, पर साथ ही आप गौ माता को चारा खिला के देखिए, आप किसी भूखे को खाना खिला के देखिए। मैं कहता हूँ आप जितना अपने दोस्तों को खाना खिला के खुशी नहीं मिलेगी ना, उतना आपको खुशी गौ माता को, असहाय लोगों को खाना मिला के मिलेगी। वो जो आत्मा में वो खुशी जगती है वो आपके पुण्य में ऐड होती है। मैं पुण्य का सिद्धांत बहुत अच्छे से मानता हूँ, आप कर्म में बिलीव करिएगा, आप जैसा करेंगे वो प्रकृति आपको लौटाएगी। आपने महाभारत में किस्सा सुना होगा, द्रौपदी ने कृष्ण भगवान की जब उंगली कटी तो उन्हें छोटी सी अपनी साड़ी से चुन्नी कपड़ा निकालकर उसको बांधा, तो उन्होंने इस नियत से नहीं किया था कि बदले में मुझे कुछ मिलेगा। भूख हड़ताल पे बैठा, मेरा काम था क्षेत्र के लिए बैठना, अगर वहां से हमें एक दिन में भगवान का भला रहा कि एक दिन में मुड़ गए, वो 10 दिन भी हो सकता था, 15 दिन भी हो सकता था, या हो सकता था हमारी जान भी बनवाए, पर हम इस चीज को नहीं, रिजल्ट को लेके नहीं बैठे। हम बैठे थे, वो जो भूख हड़ताल पे बैठने की जो हिम्मत आई थी ना, असल कारण वो है। अगर वो हिम्मत हम में नहीं आती तो ये बदलाव नहीं होता, और वही हिम्मत मैं चाहता हूँ क्षेत्र के और भी लोगों में आए, क्योंकि आपको पता होगा इंडिया में सबसे ज्यादा युवा है, यूथ सबसे ज्यादा इंडिया में, 30% युवा तो ओनली आपके राजस्थान में। तो मैं मानता हूँ यूथ में वो काबिलियत है कि इंडिया को विश्व गुरु बना सकते हैं, पर विश्व गुरु बनने की शुरुआत सबसे पहले आप जहां से रहते हैं वहां से होगी। आपके चैनल के माध्यम से सभी जो भी दर्शक आपको देख रहे हैं, मेरा आपसे हार्टफुली रिक्वेस्ट है, दिल से रिक्वेस्ट है कि आप अपने गांव में 10 युवाओं की ऐसी टीम बनाएं जो क्षेत्र को प्रथम रखे, राष्ट्र को प्रथम रखे और खुद को अंतिम रखने की भावना रखे। मैं कहता हूं 175 गांव से अगर 10 युवा भी निकले
तो 1750 युवा इकट्ठा होंगे इस बकानी क्षेत्र के लिए और बदलाव करके मानेंगे। मैं कहता हूं बकानी में काफी पोटेंशियल है। तो शिवम जी, आपके क्रांतिकारी विचार और काम सच में बदलाव के बीज बो रहे हैं जी, और उम्मीद है कि हमारे क्षेत्र के युवा भी आपको देखकर प्रेरणा लेंगे और क्षेत्र का विकास हमारा पहला स्वार्थ बनेगा। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका भी धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से काफ़ी लोग ये प्रेरणा लेंगे कि हम भी इस बदलाव के बीच के शो का हिस्सा बने, कि नई प्रेरणा तभी आती है जब नए आसपास नवाचार होते हैं। सर्वेश जी, आपका आपके चैनल में इनवाइट करने के लिए धन्यवाद। जय सिया राम, जय हिंद, जय भारत।